मैं हूँ पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉट्स। आज हम बैठे हैं डॉक्टर पीपी बोस के साथ, जो कि फाउंडर हैं सांस फाउंडेशन के। तो चलिए आज हम उनसे कुछ सवाल करने वाले हैं और इसी विषय में हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके परिचय के साथ डॉक्टर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर पीपी बोसू, मैं प्रोफेशन से एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोलॉजिस्ट मतलब जो सांस संबंधित बीमारी के ऊपर सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेरी ये संस्था मैंने 2000 में शुरू की थी, सांस फाउंडेशन। और ये सांस फाउंडेशन हमारे दिल्ली में हेड ऑफिस है, हमारे कई स्टेट्स में इसके ऑफिसेज है। हम राजस्थान, गुड़गांव, यूपी और हमारे यूएस में भी एक ऑफिस है। सांस फाउंडेशन का बेसिक उद्देश्य है कि सांस संबंधित बीमारी में एडवोकेसी क्रिएट करना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों को हेल्प करना। और हमारे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम स्किलिंग करते हैं। हमारा एक स्किलिंग इनिशिएटिव है सक्षम और सांस, सरकार से मान्यता मिला हुआ है। और इस फाउंडेशन को हम कोविड के समय बहुत क्लोजली लोगों को हेल्प किया इस फाउंडेशन के ज़रिए। और मैं 3-4 हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हूँ एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, फोर्टिस और मूलचंद हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हूँ। और देश में कई फार्मास्यूटिकल्स जैसे एस्ट्रा, सिप्ला, ल्यूपिन के साथ उनकी की ओपिनियन लीडर्स हो। हमारे देश में जो एकेडमिक फोरम्स होते हैं सांस संबंधित, उसके भी नेशनल एडवाइज़र हो। और हमारा एक बहुत बड़ा फोरम है जिसका नाम है क्लिनिक्स इन चेस्ट मेडिसिन। देश विदेशों में हमारी किताबें, हमारी ट्रेनिंग मॉडल्स, हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके हमारा पॉडकास्ट चैनल और हैंड्स ऑन ये सब होता है। पॉडकास्ट चैनल किस नाम से है? हमारा सांस क्लिनिक्स इन चेस्ट मेडिसिन के नाम से है ये। तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड देते हैं, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। और ये जो फील्ड है सिर्फ सांस संबंधित नहीं है, कोई भी बीमारी जो सांस संबंधित बीमारियों को जाके हिट करता है। जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की तकलीफ है तो भी सांस फूल सकता है, किसी को सांस की तकलीफ है, खांसी, नज़ला, जुकाम, दमा, वो भी सांस फूल सकता है, किसी को मोटापा उसके कारण भी फूल सकता है, किसी को खून की कमी है। तो सांस एक बहुत बड़ी सुपर स्पेशलिटी है। हमारा फील्ड बेसिकली पल्मोलॉजी, क्रिटिकल केयर, स्लीप और रिहैबिलिटेशन, मतलब फेफड़े, आपातकालीन, निद्रा संबंधी जिसको स्लीप एपनिया और पुनर्स्थापित के ऊपर काम करता है। तो यही हमारे परिचय हैं और ये हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। और देश और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करके हम एक हब एंड स्पोक के तरह काम करते हैं कि हमारी जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको हम आगे ले जाते हैं। तो आपने अभी डॉक्टर का इंट्रोडक्शन सुना जिसमें उन्होंने बताया कि वे 20 साल से इस फाउंडेशन को चला रहे हैं और इसकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं, जो कि एक ब्रांचेस यूएसए में भी है। तो अब हम डॉक्टर से सवाल करना चाहेंगे कि डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि कोविड-19 के बाद दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो आपके पास जो पेशेंट आते हैं जिनको फेफड़ों या फिर हार्ट की बीमारियां हैं, उनके नंबरों में क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या किसी तरीके के नए सिम्टम्स उनमें डेवलप हुए हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं अपने पेशेंट्स में? देखिए, ऐसा है, जिसको एयर पोल्यूशन या जिसको ये वातावरण में जो प्रदूषित जो बीमारी जिसके कारण बहुत सारे लोगों को लंग्स की वीकनेस होती है, वो कोविड से पहले उसके आंकड़े ज़्यादा थे, क्योंकि कोविड से पहले लोग ज़्यादा घुल मिल रहे थे। बट कोविड आने के बाद रेस्ट्रिक्शंस होने के कारण थोड़ा पॉल्यूशन के ऊपर क्लियरेंस हुई है। बट मैं आपको दोनों चीज़ों के साथ एक ओवरलैप में समझा देता हूँ। सबसे पहले समझना चाहिए जी, एयर पोल्यूशन क्या चीज़ है। एयर पोल्यूशन वो चीज़ है जो वातावरण की जो क्वालिटी उसको ख़राब करता है। जो चीज़ हमें हानिकारक होता है फेफड़े के लिए, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब बहुत ही बारीक चीज़ है जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो बहुत ही बारीक होता है, चाहे वो डीजल के धुआं से हो या कोई रासायनिक तरीके से हो या मैन मेड कोई भी एक्टिविटीज़ के साथ हो, वो हमारे बारीक हवानी में जाके सांस की बीमारियाँ पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं सांस संबंधित बीमारियाँ या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़। और कई सारी बीमारियाँ होती है और ये बहुत बड़ी भयानक रूप में पोल्यूशन इस चीज़ को बढ़ा रहा था। और जब कोविड आया है तब क्या हुआ कि वो एक वायरल डिजीज़ था, वो भी एक किस्म का कह सकते हैं, वो पार्टिकुलेट ही था, बहुत बारीक था, लोगों को हिट किया।
नज़ला जुकाम खांसी से शुरू हुई फेफड़े तक। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब कोविड आया है तो हम कोविड की बीमारी, उसकी इन्फेक्शंस को देखते हुए कि लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा, तो आउटसाइड एक्सपोजर लोगों को कम हुआ क्योंकि लोग इस बीमारी से होम बाउंड हुए, जिसको हम होम क्वारंटाइन करें। बट क्या होता है कि जो आम लोग समझते हैं पॉल्यूशन सिर्फ आउटडोर होता है, वो आउटडोर नहीं होता। अगर जो हम पॉल्यूशन आप बाहर देख रहे हैं आउटडोर, उससे ज़्यादा आपकी इंडोर पॉल्यूशन ज़्यादा हानिकारक है। आप समझ गए? जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके का। जैसे मान लीजिए आप बाहर जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, धूल, मिट्टी, प्रदूषित, वो तो चीज़ें हैं, आपको असर करता है। अगर आप बहुत प्रदूषित जगह है तो आपको इफेक्ट तो करेगा, बट वो आउटडोर पोल्यूशन डिपेंड करता है कितना एक्सपोज रहते हैं उस चीज़ पे। अगर आप बाहर बैठ के काम कर रहे हैं और आपका पेशा बाहर बैठने का है और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, और इनको फिर भी इफेक्ट करता है। बट इंडोर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, आप एक कन्फाइंड स्पेस पे बार बार एक्सपोज होते हैं। जैसे मान लीजिए, और आंकड़े बताते हैं इंडोर पोल्यूशन 10 गुना ज़्यादा है आउटडोर पोल्यूशन से। जब आप घर पे रहते हैं और वो चीज़ों को ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी पोल्यूशन, उतनी बारीकी पोल्यूशन आपको लंग्स में, जैसे उदाहरण के तौर पे बाहर तो चलो धूल, मिट्टी, फोसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, डीजल इत्यादि से होते हैं। घर की पोल्यूशन होते हैं डस्ट, कारपेट का डस्ट, सीलन, आप समझ गया ना, जो घर में लोग साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई, जैसे लोग डस्ट, जैसे कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप कालीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर रहे, उसके डस्ट, उसको हम कहते हैं डस्ट माइट। या मान लीजिए आपकी दीवारें के अंदर वो पपड़ी जम गई है, जिसको हम कहते हैं मोल्ड्स। या मान लीजिए जो आप बायोगैस यूज़ करते हैं, किसी प्रकार के भी ईंधन यूज़ करते हैं, उसमें से भी आपको हाइड्रोजनेटेड कार्बन्स निकलते हैं, ये भी उड़ता है। मान लीजिए स्प्रेज यूज़ करते हैं घर के अंदर, ये डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, प्यूरीफायर्स यूज़ करते हैं, बाथरूम क्लीनिंग सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रदूषित है। तो हमारे लोग इंडोर पोल्यूशन से भी पीड़ित है। और कुछ घरें, जिसको हम आजकल जो आप घरें देखते हैं उसको हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहते हैं, वो घरें नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, खुले दरवाजे, खुली खिड़कियाँ। अब सीमित जगह होने के कारण फिक्स्ड घर बन गए, जिसको हम सिक बिल्डिंग। तो एयर ट्रांसफर जो होता है, जो दूषित एयर बाहर जाना और अच्छे एयर अंदर आने की जो सर्कुलेशन भी खराब हो गए, और प्रदूषण बाहर होने के कारण लोग अपने दरवाजे खिड़की खोलते भी नहीं है। तो आप एक किस्म की ट्रैप एयर में हैं। तो जो आप सांस छोड़ते हैं, जैसे नॉर्मली हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसके इक्विवेलेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड, मगर वो अगर आपका एक्सचेंज ना हो तो आप एक ट्रैप लंग के अंदर होगा। तो एक्सचेंज ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप बहुत क्रैम, प्रदूषित, चारों तरफ सीलन है, बहुत ज़्यादा किचन के साथ काम कर रहे हैं, और वो सारे ईंधन आपको, ये सारी चीज़ें आपको हानिकारक कर सकता है। और कोविड टाइम में मान लीजिए आप जब घर पे बैठे हैं वायरस के कारण, और ये सारी चीज़ें आपके साथ है, तो कोविड संबंधित बीमारी की जो मैं ओवरलैप आपको समझा रहा हूँ, वो इंडोर पोल्यूशन से अगर आप वो चीज़ की सतर्क ना नहीं रहेंगे तो और भी अग्रवेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए जिनको जेनेटिक बीमारी है, दमा, एस्मा एक जेनेटिक बीमारी है जो पारिवारिक में चलता है, अगर वो घर के अंदर ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान ना दे, इसको डस्ट माइट कहते हैं, डस्ट का कीड़ा, या मोल्ड जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, या हाइड्रोकार्बन जो हमारे ईंधन से निकलते हैं, या आपके रहन सहन में जो आप यूज़ करते हैं, परफ्यूम, स्प्रे, ह्यूमिडिफायर्स, जो भी यूज़ करते हैं एक्टिविटी, तो उसके कारण, या बुक डस्ट हो गया है, या आप अखबार रख रहे हैं, उसकी जो नमी होती है उसके साथ जो भी आपके पोल्यूटेंट, या मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी पुरानी बीमारी को ज़्यादा ख़राब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक आप घर पे बाउंड रहे हैं। तो कई बीमारी ऐसी हुई है जो सांस संबंधित की बीमारी है, अगर आपके अंदरूनी एयर एक्सचेंज और प्यूरिफिकेशन ठीक ना हो तो आपको वो उस तरीके से खराब हो सकता हो। तो कहने का मतलब है कि जो आप एक कोविड और पोल्यूशन के साथ एक कोरिलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों के अंदर कोरिलेशन नहीं है। पोल्यूशन एक आउटडोर है जो लोग समझते हैं, बट ज़्यादा हानिकारक इंडोर पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो आप कन्फाइंड स्पेस में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। बट कोविड के कारण लोग घर पे रहे तो आपकी हो सकता है आउटडोर पोल्यूशन एक्सपोजर कम हो गया, क्योंकि आप घर पे रहे, क्योंकि क्वारंटाइन था, रेस्ट्रिक्शंस थे। बट घर के अंदर रह के आप इन चीज़ों के एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जिनके वीक लंग्स हैं, जिनको पुरानी बीमारी है, लंग्स की क्रॉनिक बीमारियां हैं, अगर आप घर पे इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और कॉन्शियस नहीं है, तो आप अपनी पुरानी बीमारियों को एग्रेवेट कर सकते हैं, चाहे कोविड हो या कोविड रिलेटेड असर हो।
अच्छा जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जितना आउटडोर पोल्यूशन जो है हमारे लंग्स पे असर डालता है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा इंडोर पोल्यूशन उस पे लंग्स पे असर करता है। इसी के साथ ही डॉक्टर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी वो कौन कौन सी कॉमन बीमारियां हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो आजकल सांस से जुड़े जो लोग हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, स्पेशली हार्ट या सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, उनको कौन सी जनरल जो बीमारियां हैं होती हैं? आपके क्लिनिक में आके वो बताते होंगे कि डॉक्टर हमें इस तरीके की बीमारी हो रही है, हमें सांस लेने में दिक्कत है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब वातावरण के अंदर बारीकी चीज़ें बढ़ जाती है, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, तो सबसे पहले आपके नाक के ऊपर इरिटेशन होगी, क्योंकि नाक के जरिए हम सांस लेते हैं। तो वो नाक से जाता है और नाक के पीछे वाला जो एरिया है, जो गालों के पीछे गड्ढे होते हैं, हम साइनस कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं वो नाक के पीछे वाला हिस्सा जो है साइनस कहते हैं। कपाल में होते हैं, हमारे गालों के पीछे होते हैं, हमें ब्रेन में होते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, स्पिनॉइडल साइनस। तो अगर आपका एयर दूषित है, अगर उसके अंदर पार्टिकुलेट पोल्यूशन है, जिसको मैंने कहा बहुत बारीक पोल्यूशन, जिसको हम पार्टिकुलेट पोल्यूशन या PM 2.5 कहते हैं, तो आपके नाक के अंदर वो डिपॉजिट होते होते छींकों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह की वातावरण में, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। मतलब एक किस्म की, जैसे वातावरण के सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वातावरण के साथ जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें हैं, पोलेंस है, बाहर के वातावरण अलग है, अंदरूनी वातावरण अलग है। बाहर जैसे फोसिल पॉल्यूशन है, डीजल का धुआं है, डस्ट का है, धूल मिट्टी उठ रही है, फूलों के पराग से तकलीफ हो सकती है। बट घर के अंदर जो मैंने आपको बताया, मोल्ड है, फंगस है, डस्ट माइट्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, ईंधन है, ये सारी चीज़ें अगर बारीक हो तो नाक में सुरसराहट पैदा कर सकती है, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ये बहुत बड़ा बीमारी बन चुकी है, स्पेशली इस तरह की डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है दोनों तरफ से। दूसरी बात है, जब एलर्जी बार बार नाकों में सुसुराहट पैदा करती है, जिसको छींकों की बीमारी भी हम कहते हैं, तो वो आगे चल के हमारे सर में दर्द और खांसी और नज़ला गिरना तकलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाकों की स्वेलिंग, एलर्जिक नाकों, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। उसके बाद आता है एलर्जिक साइनोसाइटिस, सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में पाए जा रहे हैं। उसके बाद आता है कि जब आपका पोल्यूशन गले में जाएगा तो फिर आपके गले में इरिटेशन होगी, जिसको हम फेरिंजाइटिस कहते हैं। तो ये 3 बीमारी सबसे मुख्य तरीके से, अगर आप मुझे बताइए 10 में से 6 पेशेंट्स यही आते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस या फेरिंजाइटिस। ये तो आपकी रहन सहन के साथ है, मतलब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कह लीजिए, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कह लीजिए, ये एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है कुछ चीज़ें आप अपनी माता पिता के जेनेटिक टेंडेंसी से पैदा, उनकी शक्ल सूरत या उनकी बीमारी लेके पैदा होते हैं। लोगों को थोड़ा एलर्जी होती है। जैसे मान लीजिए वातावरण में, रिश्तेदारों में, आपकी खून के रिश्तेदारों में किसी को अगर एस्मा है तो आपको भी पॉसिबिलिटी है वो एस्मा होने का, वो जेनेटिक है। बट जेनेटिक बीमारी तभी प्रकट लेगा जब वातावरण के अंदर ट्रिगर्स होंगे। आप समझ गए ना? जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी को एस्मा है और आप मान लीजिए सिगरेट पी रहे हैं, या मान लीजिए आप पेट्स रख रहे हैं, जैसे बिल्ली या डॉग रख रहे हैं, या मान लीजिए ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या मान लीजिए कालीन चारों तरफ बिछा रखा है, तो आपको उस तरह की बीमारियों को एक्सप्रेस होने में चांसेस ज़्यादा होंगे। आप समझ गए ना? तो एक चीज़ होगी है जो रेगुलरली एक्सपोज होने के कारण जो हो रहा है, जो मैंने आपको बताया गया, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या फेरिंजाइटिस। दूसरा है टेंडेंसी है, आप संवेदनशील है, आपको परिवार में वो बीमारी है, बट वातावरण की ट्रिगर्स के कारण वो चीज़ें प्रकट हो जाती है। ये एस्थमेटिक बीमारी है। कुछ बीमारी ऐसे भी है आपकी जीवन काल में, जो आपकी जो रहन सहन है, जो लाइफस्टाइल है, जैसे कुछ लोग बहुत स्मोक करते हैं, चाहे टोबैको, उसको अलग किस्म की लंग प्रॉब्लम्स होती है, जिसको हम COPD कहते हैं। तो लंग्स की जो प्रॉब्लम्स है जो हम देखते हैं आज की तारीख में, एक तो वातावरण के कारण जो मैंने बोला जो आपको, दूसरा मैंने कहा कुछ जेनेटिक है जो वातावरण से बिगड़ सकता है, और तीसरा है आपकी जीवन की जो रहन सहन है, इस तरह की चीज़ें अगर हैबिट्स है उससे भी लिंक है। ये तो होगी स्मोक। एक और बहुत बड़ा लिंक जो मैं ये जो यंग जनरेशन के अंदर देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा एक क्लोज स्पेस में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वर्जिश करते नहीं है, पेट बाहर निकल रहा है। तो ओबेसिटी के साथ भी, वजन बढ़ने के साथ भी लंग्स डिजीज़ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये इस पे ऊपर भी हम काम करते हैं, जिनके क्या होता है कि उनकी
सांसें रुकने लग जाती, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, 100 में से 4 लोगों को होता है कि आपकी रात में खराटे होते, चोकिंग होती। तो वजन बढ़ना भी एक सांस की बीमारियों को दर्शाता है। और कोविड टाइम में भी देखा गया, जिनके वजन ज़्यादा है, जिनकी रहन सहन खराब है, जो वर्जिश नहीं करते हैं, जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, आप समझ गए, जिनके अंदर ये सारी फैक्टर्स हुए हैं, उनको ज़्यादा कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि कोविड एक आम वायरस है, वो कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि वो धुरंधर वायरस है। आप कमज़ोर रहेंगे तभी वायरस आपको ज़्यादा वार करेगा। आपने देखा होगा गरीब लोग जो धूल मिट्टी के साथ काम करते हैं, उनको हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि वो फिट है, वो वर्जिश करते हैं। मतलब एक किस्म की जीवन में उनकी संघर्ष में ही वर्जिश हो जाता है, उनके शरीर से स्वेट निकलता है, तो वायरस नहीं पनप पाता। मान लीजिए आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, वजन बढ़ा रहे हैं, वर्जिश नहीं कर रहे हैं, तनाव है और इस तरह की चीज़ें सेवन कर रहे हैं, लाइफस्टाइल खराब है, शराब सिगरेट पी रहे हैं, तो कोविड आपकी इम्यून सिस्टम तो कम होगा ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैसे अपनी जीवन को रखते हैं और कैसे उस चीज़ को आप आगे ले जाते हैं, सारी चीज़ों का लिंक है आपस में। जी वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इवन मुझे भी नहीं पता था ये तो कि आपने मतलब बताया कि जो हमारा जो मतलब एनवायरनमेंट है, कुछ हमारी हैबिट होती हैं, इसकी वजह से भी हमें कुछ कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं जो हमारी लंग्स से जुड़े होते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आजकल जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको नोज़ इरिटेशन होता है पहले, और कुछ को ये हैबिचुअल होता है किसी चीज़ से एलर्जिक होने की वजह से, और कुछ को ये एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से होता है ये। इसके बाद डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि कोविड-19 के बाद से इसका सीनियर सिटीज़न पर और बच्चों पर कितना असर पड़ा है। जिन बच्चों को कोविड हो गया था या जिन सीनियर सिटीज़न को कोविड हुआ था, उनको उनके लंग्स किस तरीके से कमज़ोर हुए हैं, मतलब किस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये अफेक्ट हुआ है। बैड एयर क्वालिटी का भी इसमें कुछ रोल रहा है, तो आप थोड़ा सा इस पर बताइए। देखिए, कोविड जैसे मैंने बताया, कोई भी बीमारी, जैसे हम लोग इतने सारे रेस्पिरेटरी पेशेंट देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं तो हमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, कि हम टीबी के पेशेंट भी देखते हैं, कोविड के पेशेंट भी देखते हैं, गंभीर पेशेंट्स भी देखते हैं। तो जनरली आपके पास जो हर प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के सुपर, हमारे पास तो डिफिकल्ट पेशेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर हैं, क्योंकि आम लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम चाहते भी नहीं हैं आम लोग जल्दी से आ जाए। हम चाहते हैं कि डिफिकल्ट केसेस ही आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, कॉमन चीज़ें वही हैंडल करें। जब वो परेशान हो, कोई सेकेंड ओपिनियन, तब आते हैं हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी, चाहे कोविड हो चाहे कोई बीमारी हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कोविड में जो इतने बड़े हादसा हुए हैं, इतनी बड़ी जो ये जो मैनकाइंड को जो इतनी जो हानिकारक रहा ये वायरस, उसका मुख्य कारण है आपकी इम्यूनिटी। अगर आप किसी भी कारण कमज़ोर हैं तो वायरस आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट करेगा। अगर आप हेल्दी हैं तो वायरस वीक रहेगा, क्योंकि वायरस समय देता है। वायरस कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, वो बाहर आके नहीं रह सकता। जब वो हमारे शरीर में घुसता है तो वो शरीर में जगह बनाता है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, मान लीजिए जैसे अपनी सीनियर सिटीजन की बात की है, जैसे लोग डायबिटिक हैं, हमारे देश में हर छठा आदमी डायबिटिक है। हमारे देश में लोग वर्जिश नहीं करते एडिक्वेटली, हमारे देश में खाने पीने का स्टाइल खराब है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण आपकी जो मेटाबॉलिज्म स्लो है या मेटाबॉलिज्म वीक है, मान लीजिए जैसे मैंने डायबिटीज़ के उदाहरण ले लिए, तो यहाँ कोविड ने बहुत खतरनाक तरीके से वार किया, उनके लंग्स को तीतर पीतर कर दिया, जिसको हम कहते हैं कोविड निमोनाइटिस। उन लोगों के अंदर कोविड स्टॉर्म, मतलब उथल पुथल क्रिएट हुई है, आईसीयू में गए, कुछ लोग जीवन चले गए, कुछ लोगों का, जिसको हम अभी रन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोविड के बाद करीब 20-10% लंग्स खराबी हो गया है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, मतलब एक किस्म की राख हो गई लंग्स। बट ये हर एक को नहीं हुआ। अगर आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, एक तो ये डायबिटीज, दूसरा मान लीजिए आप किसी कारण से मुश्किल बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कैंसर की बीमारियाँ है, या मान लीजिए कोई मुश्किल दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए गठिया रोग है या कोई स्टेरॉयड खा रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो ऐसे बीमारी, ऐसे पेशेंट्स में कोविड बहुत हानिकारक रहा। तो सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं है, इवन कम उम्र में भी हमने देखे लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। डिपेंड करता है कितने फिट रहे आप बायोकेमिकली और मेटाबॉलिकली बॉडी के अंदर। तो
एक हेल्दी इंसान को तो कोविड नॉर्मली ठीक ठाक 7 दिन 8 दिन में ठीक हो जाता है। डॉक्टर इसका बच्चों में क्या असर हुआ है? देखिए बच्चों में ये सेफ है क्योंकि छोटे बच्चों में ऐसी कोई बहुत मतलब ना के बराबर कॉम्प्लिकेशंस हुए क्योंकि बच्चे नॉर्मली हेल्दी होते हैं। उन बच्चों में रिस्की थे जो बच्चे बहुत मोटे थे, जो खेलते नहीं थे, जो स्लगिश थे, या मान लो उनको पैदाशी कोई बीमारी है, या मान लो चाइल्डहुड डायबिटीज भी होता है कई बार, उनको थोड़ा होता है। बट बाय एंड लार्ज यंग जनरेशन हेल्दी रहा। बट प्रॉब्लम्स आई है 30 के ऊपर, 30 से 50 तक लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, काम का लोड रहता है, लाइफस्टाइल लोगों के खराब हो गए, लोग शराब सिगरेट पीते हैं, तो इम्यून सिस्टम का रोग है। तो मैं ये इसको तभी कहता हूँ कोविड इज ए होस्ट वर्सेस इम्यूनिटी, मतलब होस्ट आप है और पैरासाइट वो है। पैरासाइट उन लोगों को वार किया है जिनकी होस्ट मतलब आपकी शरीर अगर किसी के कारण कमजोर हो, जैसे एक बहुत बड़ा कारण है जो कोविड ने वार किया है लोगों के अंदर, क्योंकि जब आप पूरे दिन काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर कॉर्पोरेट्स में भी काम करते हैं, धूप तो आती नहीं है, तो लोग घर आके भी जिम करते हैं तो धूप लगती नहीं है। तो देखा गया जिनकी शरीर में धूप कम लगी उनको बीमारी का असर ज्यादा हुआ है, कि धूप हमारे शरीर को वायरस को मतलब काटता भी है, उसको रोकता भी है। तो एक लाइफस्टाइल के साथ भी बहुत बड़ा लिंक रहा। बट हाँ, सीनियर सिटीजन जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है और लंबे चलने वाली बीमारी हैं, सांस की बीमारी है, उनको इस वायरस ने ज़्यादा हानिकारक रहा। और ये वायरस ऐसा नहीं है कि बाकी ऑर्गन का असर नहीं है, किडनी का भी असर हुआ है, हार्ट का भी असर हुआ है, पर अधिकतर अगर आप 10 कॉम्प्लिकेशंस ले लें उसमें 80% लंग्स को असर करता है ये, क्योंकि लंग्स के जरिए ही जाता है ये वायरस। तो इसको हम कहते हैं कोविड निमोनाइटिस, मतलब लंग का निमोनिया होता है कोविड से, और धीरे धीरे लंग में सुकड़न पैदा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, मतलब एक किस्म का सुकड़न शुरू हो जाती है। और ये इसके मात्रक अच्छे खासे हैं। अभी भी हमारे 2 पेशेंट्स हैं ऊपर, उनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस का रिहैबिलिटेशन चल रहा है। तो ये रिहैबिलिटेशन हम रन करते हैं सांस फाउंडेशन पे। बेसिकली हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, मैनेज करते हैं, बट ये मुश्किल बीमारी तो है ही। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें। इसके बाद बस मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगी कि आप ऐसे पेशेंट्स को और इस तरीके की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनको आप किस तरीके के सजेशन देना चाहेंगे? मतलब क्या बोलना चाहेंगे, उन्हें क्या तरीके अपनाने चाहिए ताकि ये बीमारियां कम से कम हो और आने वाले फ्यूचर में जो मतलब ऐसे पेशेंट हैं वो इससे बच सकें? देखिए, इसमें 3 मोटी बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, जिसको हम फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब यही नहीं कि आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक कंपोनेंट है 30-40%। फिजिकल फिटनेस के साथ है आहार। कई बार आप बाहर से दुबले पतले फिट लगते हैं और खाना छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। तो पौष्टिक आहार और एक अच्छी फिटनेस, ये सबसे पहले। तीसरा है मानसिक संतुलन। देखा गया कि आपकी बॉडी बहुत फिट है, आहार भी ठीक रख रहे हैं, बट अपनी मानसिक संतुलन ठीक नहीं, आप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन होता है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या तनाव पे रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपना संभाल सकते हैं, गुड माइंड, संतुलन दिमाग, संतुलन आहार और एक संतुलन जीवन अगर कहेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी बीमारी अपना आसानी से कोई हिट नहीं कर सकती। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कोविड से जो बच भी गए हैं, जिनको लंग्स में असर भी नहीं हुआ, नौजवान हमारे पास आते हैं, वो परेशान आप भी घूम रहे हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनको परेशान रहते हैं, उनकी एंजाइटी होती है, पैल्पिटेशन, उनकी सांसें तेज से चलती है, जिसको हम हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। तो कोविड के साथ एक बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ मेंटल हेल्थ भी बाहर आ रहा है, जो हमारे नौजवान और किसी भी जनरेशन में ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इन कोविड एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके हम काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को सोल्यूशंस देते हैं, स्किलिंग देते हैं कि जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे मत भागिए। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कैरियर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT में है, तो कोई अध्यापक है, अगर आप उसी में घुसेंगे तो आपको उसमें मायूसी हो सकती है। तो हर इंसान को एक जीवन अर्निंग के लिए होनी चाहिए, एक जीवन लिविंग के लिए होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, पूरी दुनिया में लोग सिर्फ अर्निंग के लिए ही ये प्रोफेशन मानते हैं। जैसे आपके अंदर एक संगीत भी हो सकता है, एक पोइट्री भी हो सकता है, गार्डनर भी हो सकता है, एक चित्रकार भी हो सकता है। तो स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिलैक्स हो पाए, क्योंकि इस तरह की महामारी कभी भी आ सकती है। देखिए ना, कोविड जाने के बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो तनाव किसी ना किसी प्रकार के तो आ ही सकता है। कल को मान लो विश्व युद्ध अगर हमारे तरफ आ जाए, तो हमें ठंडे दिमाग से उसको हैंडल करना चाहिए। जो कोपिंग जिसकी बात करती है,
कैसे आप सिचुएशन से जुड़ सकते हो। जैसे हम लोगों ने 3 साल काम किया है, हमें ये भी डर लगता था हम खुद खत्म हो सकते हैं, हमारी भी उम्र बढ़ रही है, तो हमने किस तरीके से एक संतुलन जीवन जीने के लिए हमने क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की ताकि हम मरीज को भी देख पाए, अपने को भी देख पाए और परिवार को भी देख पाए। वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना अब सब कुछ, तो वो संतुलन जीवन मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ जिसका अच्छा है वही सिचुएशन को अच्छी तरह टेक कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कोपिंग। ये कोपिंग बहुत पुअर होता जा रहा है। आप देखिएगा कि नौजवान और किसी भी क्षेत्र में कोपिंग मतलब झेलने की जो शक्ति इतनी कम हो गई, इसलिए लोग बहुत शॉर्टकट में चले जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज इसीलिए बढ़ रहा है। आप देखिए लोग ड्रग्स ले लेते हैं प्लेजर के लिए, शराब ले लेते हैं, स्मोकिंग ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जीने का नशा होना चाहिए, पीने का नशे से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आपको भगवान ने जब आपको 100 साल तक ज़िंदगी दी है तो आदमी को उसके बारे में फोकस करना चाहिए। अपनी कैरियर के साथ एक स्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है हर एक को, और एक संतुलन जीवन की तरफ आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, उसी से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पीपी बोस को, जिन्होंने हमें बताया कि कोविड-19 के बाद जो केसेस हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन जो इंडोर पोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि लोग घर में ही रहे, अपने आप को बंद रखा उन्होंने, और जो सांस वो लेते हैं छोड़ते हैं, जो घर में बाकी के काम होते हैं, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है उनके लंग्स में। और एट लास्ट डॉक्टर ने ये भी बताया कि किन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हम लंग्स जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि एक अच्छी डाइट अपनाकर, और डेली बेसिस पर जो आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उन्हें कंटिन्यू करिए, और साथ ही आप मेंटल जो स्ट्रेस लेते हैं उसे भी थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखने के लिए देखते रहिए डेली शॉर्ट्स। धन्यवाद। नमस्ते।